सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो मैंने आप लोगों को क्लेरिफाई कर दिया बेटा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ वो सब अमेंडमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। सो प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरी अमेंडमेंट विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ओवर देयर, क्योंकि वो सारे अमेंडमेंट आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट है बेटा। सो वेदर इट इज अ जून और दिसंबर, जून वालों को डेफिनेटली वो कैरी ऑन करके जाना है, क्योंकि एज वी नो दैट कि अभी तक किसी भी मैनर में सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कोई भी पोस्टपोन का यहाँ पे कोई भी न्यूज नहीं आया बेटा। और एज सच आपका जो एग्जाम है, जो पर्टिकुलर डेट था जो फिक्स किया गया उसी डेट पे है, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस पीरियड ऑफ टाइम में आप लोग डेफिनेटली घर पे सेफ होंगे एंड आप लोग प्रॉपरली वो पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। तो उसके लिए जो मैंने पहले लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने कमिटमेंट किया था आप लोगों को अमेंडमेंट में, कि कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक है वो कंप्लीट मैं यहाँ पे कैरी ऑन करूंगा, सो दैट आप लोगों के लिए वो रिवीजन इजी हो जाएगा। तो ऑल्दो पहले भी मैंने रिवीजन कुछ टॉपिक के लिए डाले थे, बट फिर मैंने ये डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ फ्यू टॉपिक पूरा कंपनीज एक्ट का ही रिवीजन आप लोगों को यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सो दैट कि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा पढ़ना बेटा। तो आज जो टॉपिक मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ सबसे पहले रिवीजन के लिए, and it's a first part of the revision class over there, and definitely you can see the entire companies act revision element जो आप लोगों के सिलेबस में होगा, whether it is a CA, CS और CMA बेटा। अच्छा, एक पार्ट यहाँ पे मैं क्लेरिफाई कर दूं, CS में कंपनीज एक्ट के कुछ पार्ट सेटिंग अप में एज वी नो दैट, तो आपको सेटिंग अप वाला जो पार्ट है उसमें आपको पढ़ना है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट कंपनीज एक्ट में रखा गया जो मैं यहाँ डेफिनेटली कैरी ऑन करूंगा। सीए में अगेन कुछ पार्ट यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूं, तो डेफिनेटली वो आप इंटर के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, एंड रिमेनिंग पार्ट कुछ ऐसे भी होंगे जो आप लोग फाइनल में पढ़ेंगे बेटा। तो वो दोनों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर किया गया है। एट द सेम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सीएमए की बात करें तो सेम क्राइटेरिया, कुछ रेलेवेंट पॉइंट आपके कंपनीज एक्ट के लिए इंटर में रहेगा, और कुछ कंपनीज एक्ट का आपके यदि मैं बात करूं वो आप लोगों को फाइनल में देखने के लिए मिलेगा बेटा। तो अब हम लोग उसको कैरी ऑन करते हैं, एंड सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर, and it's a prospectus and allotment of securities over there. So what about the name? It's a prospectus and allotment of securities. अच्छा, यहां पे जो चैप्टर नंबर 3 आपको दिख रहा है बेटा, सो ये आप लोगों के बुक का या फिर आपके किसी भी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चैप्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। दिस इज चैप्टर विच इज बेसिकली ऑफ बेयर एक्ट। तो आप लोगों में हो सकता है वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वट एवर इट इज, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू चेक, एंड फिर उसको आपको कैरी ऑन करना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना कि हम लोग इसमें प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे, अलॉटमेंट की बात करेंगे, तो अलग अलग हो सकता है आपके बुक में वो चैप्टर्स हो, बट यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके जो बैराक में रखा गया उसको यहाँ पे कैरी ऑन कर रहे हैं। एंड थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बेटा, विच इज बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इन तीनों ही चीजों के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड यू कैन से द प्राइवेट प्लेसमेंट। तो वन बाय वन वो सारा पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट यदि मैं बात करूं, अगेन आगे एक और पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले क्लेरिफाई कर दूं, यहां पे जितने भी सेक्शन आपका सेक्शंस बेयर एक्ट में रखे गए बेटा, वो सारे के सारे सेक्शंस आपको यहां पे इंडेक्स में दिखेंगे, एंड इवन ऑलमोस्ट 100% जितने भी सेक्शंस है वो यहां पे मैं डिस्कस भी करूंगा। लेकिन आप लोगों को चेक करना है कौन कौन से टॉपिक कहां पे कवर किया गया और कौन कौन से टॉपिक कहां पे कवर नहीं किया गया। तो सीए में कितना टॉपिक कितना सेक्शंस कवर होगा, सीएस में कौन कौन से सेक्शंस कवर है, सीएमए में कौन कौन से सेक्शंस कवर है, सो यू नीड टू चेक ओवर देयर। तो आपको अपने बुक में चेक करना है। तो सबसे पहले वो इंडेक्स देख लेते हैं बेटा। इंडेक्स में सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे 23 की बात करेंगे, 24 देयर आफ्टर 25, you can see 26 over there, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एंड 38। तो ये यहाँ पे इंडेक्स में जितने भी सेक्शंस हैं इस चैप्टर में बेटा, वो सारे सेक्शंस यहाँ पे मैंने कंसिडर किए। तो एज इट इज इंडेक्स में वो सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, ये तो सेक्शन हो गया जो डील करता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। उसके बाद एक सेक्शन सेपरेटली यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, विच इज बेसिकली फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहां पे ये सारे सेक्शन तो किसके रिगार्डिंग हो गया, प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट 42 किसके रिगार्डिंग है, इट्स ओनली फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, एक आप लोगों के लिए और यहां पे अच्छा ये रहेगा बेटा कि सेक्शंस आपको सीरीज में, सो आप लोगों को सेक्शन भी आपको रिटेन करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यू कैन रिटेन ईच एंड एवरी सेक्शन ओवर देयर। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कंपनीज एक्ट के जितने भी सेक्शंस है बेटा आपको टिप्स पे होने चाहिए।
अदर एक्ट में भी अगेन सेम, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेक्शंस रिटेन करना है, बट एज वी नो दैट कि जो भी पोर्शन कंपनीज एक्ट का है वन बाय वन एक भी सेक्शन आपको स्किप नहीं करना है। हाँ, नेक्स्ट, इसमें आपको जो हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा होगा डिफरेंट कलर में, वो समहाउ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अदर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ से रखूं तो थोड़ा सा अलग रखा गया, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको वो थोड़ा सा सेक्शन क्या करना पड़ेगा बेटा, बेटर वे में रिटेन करना है, और कुछ और भी एलिमेंट होगा तो डेफिनेटली मैं उसको यहां पे कैरी ऑन करूंगा। चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, एंड सबसे पहला जो सेक्शन रखा गया बेटा 23 ओवर देयर। तो विच सेक्शन, सेक्शन नंबर 23। यहां पे किसी भी नेचर का कोई रूल नहीं है, क्योंकि सेक्शन के साथ एक रूल भी पढ़ेंगे, एंड यू कैन सी द नेम ऑफ द रूल, एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द रूल ओवर देयर। तो यदि मैं बात करूं तो इट्स कंपनीज PAS, इसका मतलब है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ओवर देयर। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे व्हाट सिक्योरिटीज आ रहा है, तो वेदर इट इज अ शेयर और डिवेंचर, दोनों के लिए यहाँ पे रूल रखा गया बेटा। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर वन एलिमेंट, जैसे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज है तो अगेन शेयर एंड डिवेंचर विल बी देयर, सेम क्राइटेरिया फॉर यू कैन से द रूल ओवर देयर। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, एंड सेक्शन नंबर 23 डील्स विद द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एंड द इशू ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूड बोथ पब्लिक ऑफर एज वेल एज द प्राइवेट प्लेसमेंट। तो 23 में हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के पास कौन कौन से ऑप्शन हैं बेटा, एंड पब्लिक कंपनी के पास कौन कौन से ऑप्शन है। प्राइवेट कंपनी के पास आपका सिक्योरिटीज इशू करने के नंबर 1 ऑप्शन है बेटा राइट इशू, नंबर 2 ऑप्शन है बोनस आपका, जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको इशू करना है। एंड आप सबको पता है राइट इशू और बोनस कहां पे किस सेक्शन में कवर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन किस चीज का बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर किस में, 42 में। तो 42 में एलिमेंट आएगा जिसमें एक रूल की बात करेंगे, तो ये था प्राइवेट कंपनी, तो कंक्लूजन क्या निकला, राइट इशू, bonus issue and private placement. Now we have a second part, public company. As in the case of the public company, we have first part, it's to the public through what, prospectus. तो इसका मतलब है it's a public issue. First part it's a public issue and public offer over there, and that can be, you can say the different element will be there. अच्छा, prospectus के लिए we have a part 1 of this chapter and private placement के लिए part 2 of this chapter. इस chapter के दो part है बेटा, prospectus and allotment of securities having one part, and first part deals with the public offer which is basically the prospectus, and second part which deals with the what, it's a private placement. So I hope are you getting my point. Next part, अगला पॉइंट है बेटा राइट इशू, नेक्स्ट पार्ट बोनस, एंड उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट। लॉजिकली क्या हो गया सर, जो ऑप्शन प्राइवेट कंपनी के लिए है सेम ऑप्शन पब्लिक के लिए तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद पब्लिक कंपनी के लिए अलग से एक और ऑप्शन भी रखा गया है, एंड विच इज ऑल अबाउट द पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट पार्ट, unlisted company के लिए, as we know that Companies Act will be there, and for listed company and the company which is proposed to be listed, जो अपने आपको लिस्ट करवाना चाहते हैं बेटा, then definitely SEBI Act will be there, number of rules and regulation will be there which we have to take into account, and public offer में as we know that दो ऑफर की बात करते हैं बेटा, it's IPO एंड सेकेंड ऑफर इट्स FPO। तो सेक्शन 23 आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, वी हैव अ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सो ये था 23 के रिगार्डिंग बेटा। नाउ वी हैव 24। 24 इज नथिंग, 24 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द सेबी। तो सेबी के पास पावर है रेगुलेशन बनाने की, रेगुलेट करने की, एंड किस चीज को रेगुलेट करने की बेटा, इशू एंड यू कैन से ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेट्रा विल बी देयर। तो हम लोग यहाँ पे सेबी के पावर की बात कर रहे हैं। 23 में आपको इशू ऑफ सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग था, 24 में सेबी की पावर की बात करें बेटा, एंड सेबी हैविंग अ पावर इन चैप्टर नंबर दिस वन, चैप्टर नंबर 4 जो आगे पढ़ेंगे, एंड 127 सेक्शन में जो है प्रोविजन उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पावर रखा गया है। सबसे फर्स्ट वो पावर किस चीज के रिगार्डिंग है, इन सो फॉर एज दे रिलेट विद द वर्ड issue and transfer of securities, and also for non-payment of dividend. So for issue and transfer of securities, the SEBI having a power to regulate over there. For non-payment of dividend, again there is a power to regulate over there. Next, in other case, अदर केस में यदि मैं बात करूं बेटा किसके पास, मतलब इन दो मैटर को छोड़ के अदर मैटर में किसके पास पावर रखा गया है, दिस इज विद वुन, इट्स a CG, central government having a power over there to administer other matter. तो matter which is relating to the issue and transfer and non-payment, it's always in the hands of whom, SEBI. And next part it's a CG will be there, and I hope आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। एंड नेक्स्ट ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया लिस्टेड कंपनी के रिगार्डिंग, और कंपनी प्रपोज टू बी और इंटेंडेड टू बी लिस्टेड ओवर देयर व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो ये प्रोविजन 24 में था बेटा, एंड 24 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ सेबी। नेक्स्ट 25, it's important provision, so you just mark the important, so I'm going to start with the topic। 25 में क्या रखा गया,
25 talks about the document containing offer of securities for sale to be deemed prospectus. तो यहां पे हम लोग किसी पब्लिक ऑफर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा. इन दिस केस आई एम टॉक अबाउट द ऑफर फॉर सेल विच इज गोइंग टू बी गिवन टू द पब्लिक. तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि एक ऑफर फॉर सेल दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए जो डॉक्यूमेंट हम लोग इशू करेंगे बेटा, जो डॉक्यूमेंट कैरी ऑन किया जाएगा उसका नाम क्या देंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस. तो ये सिचुएशन 25 में कैसे आते हैं जरा उसकी बात कर लेते हैं. तो 25 में टॉपिक लिखा है अलॉटमेंट of securities with a view to either all or part of the securities being offered for sale to the whom, to the public, and the document through which the offer is going to be made shall be deemed to be what, prospectus. तो कहानी क्लियर है कि कंपनी ने शेयर क्या किया बेटा, सिक्योरिटीज का किया, अलॉट किए. एंड अलॉट करने का मेन मोटिव क्या था, ये तो सारे के सारे सिक्योरिटीज या फिर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटीज पब्लिक को क्या किया जाए, सेल किया जाए. एंड जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये सारा सेल होने वाला बेटा, उसी का नाम क्या देने वाले हम लोग, इट्स डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस. एंड व्हेनेवर देयर इज अ टर्म डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस, तो एंटायर प्रोविजन व्हिच इज रिलेटिंग टू द वर्ड प्रोस्पेक्टस विल बी देयर, वो एज इट इज अप्लाई हो जाएगा. और कुछ अदर एडिशनल नॉर्म्स की भी बात करेंगे बेटा. तो चलिए 25 का ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं एंड इसमें पूरा पॉइंट कवर होगा बेटा. नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी की बात करें. एंड एप्लीकेबिलिटी में यहां पे इन दो कंडीशन की बात कर रहे हैं. इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट में आप यदि फॉल करते हो, एक बात कंफर्म है, फिर आपको प्रोस्पेक्टस के नॉर्म्स एज इट इज क्या हो जाएंगे बेटा, अप्लाई हो जाएंगे. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. तो सेक्शन 25 अप्लाई व्हेन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और पार्ट ऑफ देम फॉर सेल टू द पब्लिक मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट. तो इसका मतलब है जैसे ही कंपनी ने, ए लिमिटेड ने सिक्योरिटीज किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक ग्रुप को जो दिया बेटा, वो अगले 6 महीने के अंदर अंदर क्या करे, सिक्योरिटीज पब्लिक को आप सेल करने वाले हैं. तो इसका मतलब है 25 के प्रोविजन आपको फॉलो करने पड़ेंगे. तो ये था फर्स्ट नॉर्म. सेकेंड पार्ट, और या फिर जो कंसिडरेशन उन पर्टिकुलर पर्सन से और ग्रुप ऑफ पर्सन से रिसीव होना चाहिए था, वो रिसीव नहीं हुआ. इन बोथ द केसेस देन डेफिनेटली क्या होगा बेटा, 25 विल बी एप्लीकेबल. बट एक कंसिडरेशन कब इस रिसीव करने की बात कर रहे हैं बेटा, एट द टाइम ऑफ ऑफर फॉर सेल. तो जब वो आप ऑफर देने वाले हैं, तो कंडीशन नंबर 1 क्या हो गया, अलॉटमेंट के बाद 6 महीने में सिक्योरिटीज आप क्या करने वाले हैं, पब्लिक को सेल करने वाले हैं. या फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा, या फिर आपको कंसिडरेशन रिसीव हो जाना चाहिए था सेल के टाइम में, बट वो ऑफर के टाइम में रिसीव नहीं हुआ. तो 25 एज इट इज आपको फॉलो करना पड़ेगा. एंड 25 जैसे अप्लाई हुआ बेटा, वो एप्लीकेबिलिटी ऑफ 26 की बात कर रहा है, क्योंकि अब जो सेल के लिए आप डॉक्यूमेंट इशू करेंगे विच इज बेसिकली कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस, दैट्स व्हाई सेक्शन 26 एज इट इज अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन 26 के अलावा, सर ये बार बार 26 है क्या बेटा, तो 26 आप बार बार रिपीट कर रहे हो, लेकिन 26 के बारे में आप बताओ बेटा. 25 के बाद नेक्स्ट 26 ही है. एंड 26 इज नथिंग, इट्स कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. के प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखा जाता है. तो यहां पे प्रोस्पेक्टस तो नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट उसको प्रोस्पेक्टस के जैसे ही माना जाएगा. तो एज इट इज जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में बेटा, वो आपको यहां पे कैरी ऑन करना पड़ेगा. उसके अलावा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर 1 अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इफ एनी रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड. सो यू हैव टू टेल कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है एंड उसकी बात कर रहे हैं, कितना रिसीव आगे होने वाला है. दूसरा, द टाइम एंड प्लेस. क्या सर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अलॉटमेंट से रिलेटेड, वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर है वो कहां पे रखा है आपने, एंड कब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं. तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव अ फैसिलिटीज ओवर देयर. तो द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन to mention two additional information in deemed prospectus. Number 1, amount of consideration if any received over there, and second part, the time and place where the document which is going to be kept by the company in relation to the allotment, and also the time which is basically for inspection. So are you getting my point? Next, where a company making an offer to which this section relates is a company or firm. तो इसका मतलब है यहां पे जो आप अलॉटमेंट कर रहे हैं, वो आपने अलॉटमेंट किसी कंपनी को या किसी फर्म को दिया, मतलब वो फर्म आगे क्या करने वाली बेटा, ऑफर देने वाली, ऑफर फॉर सेल. तो अब उस पर्टिकुलर ऑफर डॉक्यूमेंट में साइन करना पड़ेगा. तो ऑफर डॉक्यूमेंट पे साइन कौन करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, बट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म साइंड बाय 50% पार्टनर्स ओवर देयर. द डॉक्यूमेंट विच इज बेसिकली फॉर सेल, तो इट्स ऑफर फॉर सेल,
देन उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने की रिक्वायरमेंट है बेटा। एंड यदि वो सेल किसके थ्रू हो रहा है, कंपनी कर रही है, बट कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसको आपने वो शेयर अलॉट किया था बेटा, तो कंपनी के बिहाफ पे साइन कौन करेगा, 2 डायरेक्टर। और फर्म यदि है बेटा, तो फर्म के बिहाफ पे साइन कितने करेंगे, इट्स 50% पार्टनर ओवर देयर, क्योंकि वर्ड क्या लिखे, नॉट लेस देन 1/2। तो इसका मतलब 50% शुड बी देयर, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। तो 25 क्लियर है बेटा। तो 25 ये प्रोविजन है जो आप लोगों को कैरी ऑन करना है, एंड 25 इट्स इंपॉर्टेंट ओवर देयर। एंड आप लोगों को क्लास में मैंने पूरा डिटेल अलॉन्ग विद एग्जांपल मैंने समझाया था। तो एज वी नो दैट, यहाँ पे रिवीजन की मैं बात कर रहा हूं, तो जो रेलेवेंट पॉइंट था वो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। बाकी आप लोगों ने जो क्लास में पढ़ा था बेटा, या फिर जिन लोगों ने जहां पे पढ़ा है उसको प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से। 26 की बात, तो 26 सिंपल वर्ड में यदि बात करें, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्योंकि यू कैन सी द वर्ड मैटर्स to be stated in prospectus, so that's why the term is suited word contents। तो सिंपल यहां पे बेटा, every prospectus as issued by or on behalf of a company, नंबर 1 मैटर्स के साथ क्या क्या रेलेवेंट आपको इंफॉर्मेशन देने की रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 डेटेड एंड साइंड, एंड ऑल्सो स्टेट सच इंफॉर्मेशन and such particular report in relation to the financial information as specified by the SEBI in consultation with the CG। और अदरवाइज यदि एज सच कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यदि स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, तो द रूल द पर्टिकुलर रेगुलेशन एज मेड बाय द सेबी इन दिस रिगार्ड, तो जो वहां पे बोला गया आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने की बेटा, वो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, नंबर वन क्या होना चाहिए बेटा, डेटेड। नंबर 2 क्या होना चाहिए, साइंड। नंबर 3 क्या होना चाहिए बेटा, इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बट विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एज स्पेसिफिकली notified by the SEBI in consultation with the CG, or if not notified then definitely in accordance with the regulation as made by the SEBI। तो ये कहानी प्रोस्पेक्टस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेंशन ओवर देयर। उसके बाद नेक्स्ट इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, कहां कहां पे ये पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल्दो देयर इज एन ऑफर ओवर देयर। तो एक सेल है बेटा, एक ऑफर है, लेकिन स्टिल आपको यहां पे प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, विच मींस नो नीड टू कंप्लाई विद द सेक्शन नंबर 26। नंबर 1, when the offer is going to be made to the existing shareholder or existing debenture holder। तो ऑफर यदि आप किसको दे रहे हैं बेटा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को या फिर एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स, देन सेक्शन 26 नॉट एप्लीकेबल, विच मींस यहां पे हम लोग किसकी बात नहीं करेंगे, प्रोस्पेक्टस की बात नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है बेटा, वेयर द इशू रिलेट्स टू द शेयर्स और डिवेंचर्स यूनिफॉर्म इन ऑल एस्पेक्ट विद द शेयर्स और डिवेंचर ऑलरेडी इशूड एंड लिस्टेड ओवर द स्टॉक। कंक्लूजन पे आते हैं, कंपनी जो शेयर और डिवेंचर इशू करने वाली बेटा, वो शेयर और डिवेंचर एज इट इज यूनिफॉर्म है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है, किसके साथ बेटा, द शेयर और डिवेंचर इज इशूड अर्लियर। तो जो पहले आपने शेयर और डिवेंचर इशू किया था एज इट इज उसके जैसा ही रखा गया, और पुराने वाले डिवेंचर्स और शेयर क्या बेटा, लिस्टेड भी स्टॉक एक्सचेंज पे। तो फिर से अगेन यहां पे किसी भी नेचर का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, विच इज इन रिलेशन टू द प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, इनवाइटी टू एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो इसका मतलब है यहां पे इनवाइटी इज नथिंग, इट्स अंडरराइटर। तो नो नीड टू गिव द प्रोस्पेक्टस टू द होम टू द अंडरराइटर ओवर देयर। नेक्स्ट, नॉट ऑफर टू द पब्लिक। सिक्योरिटीज तो इशू हो रहा है बेटा, बट हम लोग पब्लिकली नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे किसकी बात करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। सो आई होप पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस आपको इशू करने से पहले बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिलीवर इट टू द आरओसी फॉर फाइलिंग। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा था, ये अमेंडमेंट वाला पार्ट, तो आपको ध्यान में रखना। द कॉपी देयर ऑफ must be signed by every person named as a director or proposed director and duly authorized over there। तो इसका मतलब है on and before publication the prospectus is required to be filed to the ROC over there। तो ROC को सिर्फ फाइल करना है, डिलीवर करना है ओवर देयर। पहले ये प्रोविजन क्या था, रजिस्टर्ड, अब वो हट गया, अभी सिर्फ क्या रखा गया, फाइलिंग का। एंड दैट शुड बी साइंड बाय ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग अ नेम एज अ डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर और अथॉरिटी, duly authorized person can be there। Next, prospectus issued shall not include a statement as given by the expert
इफ दैट एक्सपर्ट इज कनेक्टेड विद द कंपनी, इसका मतलब है आपको वो इंफॉर्मेशन, वो स्टेटमेंट देना है बेटा, वो कंसेंट देना है जो किसने दिया, अनकनेक्टेड एक्सपर्ट, पहले भी मैंने बताया था। और कनेक्टेड एक्सपर्ट किसको बोलेंगे बेटा, वो पर्सन जो समहाउ कहीं ना कहीं कंपनी के फॉर्मेशन में, प्रमोशन में, या फिर यू कैन से द वर्ड मैनेजमेंट में एंगेज और इंटरेस्टेड है, तो उसको अनकनेक्टेड नहीं बोला जाएगा। और यदि इन तीनों में यदि इन्वॉल्व नहीं है बेटा, तो उसको अनकनेक्टेड नाम देने वाला है। एंड प्लस कंसेंट देने के साथ साथ एक स्टेटमेंट ये भी होना चाहिए बेटा कि जो कंसेंट दिया गया वो विड्रॉ नहीं हुआ है आरओसी को डिलीवर करने से पहले। तो ये एक इंफॉर्मेशन, एक स्टेटमेंट अलग से आपको प्रोस्पेक्टस में देने की रिक्वायरमेंट है बेटा, एंड विच इज बेसिकली इन रिलेशन टू द एक्सपर्ट, एंड द एक्सपर्ट शुड बी अनकनेक्टेड। नेक्स्ट, नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इशूड more than 90 days after the date on which the copy thereof delivered to the ROC। तो इसका मतलब मैक्सिमम पीरियड प्रोस्पेक्ट इशू करने का कितना रखा गया बेटा, जिस दिन आरओसी को डिलीवर किया जाएगा उसके बाद कितने नंबर ऑफ डेज का, 90 डेज के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस आपको इशू करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप इशू करेंगे तो इट इज सेड टू बी व्हाट, इनवैलिड, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, penalty will be there if there is a contravention of section number 26, then the company, and what about the penalty for company, the company punishable with fine minimum 50,000 which may extend to 3 lakh, every person who is in default knowingly over there, punishment it's imprisonment, you can see 3 years, and fine same criteria will be there जो कंपनी के लिए रखा गया था, and at the end it's both will be there। तो are you getting my point? तो section 26 यहाँ पे this का मतलब है 26, तो 26 का डिफॉल्ट हुआ तो ये पेनल्टी इंपोज किया जाएगा कंपनी पे एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। नेक्स्ट 27, तो 27 किसके रिगार्डिंग बात करते हैं बेटा, पहले यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए, जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया उसके बाद आपने किसी भी नेचर का कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट जो प्रोस्पेक्टस में आपने लिखा है बेटा, उसमें यदि आप कोई भी वेरिएशन करते हैं तो पहली बात वो वेरिएशन नहीं कर सकते हो। तो नो वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। If still company wants to change it, then definitely the condition is required to be fulfilled. Condition number 1 simple, SR is mandatory, तो SR पास करना पड़ेगा। Number 2, compliance of the rule number 7 and notice must be published over there, and जो भी इंफॉर्मेशन आपको कहां पे पब्लिश करना है बेटा, न्यूज़पेपर में, वन यूनिवेरिएबल इंग्लिश लैंग्वेज एंड अनदर इट्स वर्नाकुलर लैंग्वेज वेयर द कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस, तो वहां के जो लैंग्वेज है बेटा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। ये हो गया कंडीशन नंबर 2, तो नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है, एंड प्लस द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड ओवर देयर इन 2 न्यूज़पेपर ओवर देयर। नेक्स्ट पार्ट, कंपनी, अब दो पैसा जो आपने फंड रेज किया बेटा वो मनी आप यूज नहीं कर सकते, तो company shall not use any amount as raised through the prospectus for buying, trading or otherwise dealing in equity share or another of any other listed company। तो इसका मतलब है the amount as raised through the prospectus, that amount shall not be utilized for buying, trading or dealing in equity shares of other listed company, which is not allowed। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना, नंबर 1 SR, नंबर 2 नोटिस एंड पब्लिकेशन, नंबर 3 इट्स प्रोहिबिशन ऑन बाइंग, trading or dealing in equity shares of other company out of the money as raised from the prospectus। and कौन से prospectus, जिसके terms and condition of the contract और object क्या करने वाले, चेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट, ऐसा तो पास हो गया, लेकिन कुछ लोग थे बेटा वो डिसएग्री, तो अब उनके साथ क्या होगा, तो बोला जो डिसएग्री है बेटा उनके ऊपर ये एसर एज इट इज बाउंड नहीं होगा तो उन सभी डिसएग्री शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा, एग्जिट ऑप्शन। एंड एग्जिट ऑप्शन किस मैनर में दिया जाएगा, एज स्पेसिफिकली मेंशन्ड बाय द होम बाय द सेबी। सो व्हाट अबाउट द सिचुएशन, मान लेते हैं 90% लोगों ने परमिशन दे दिया, बचे कितने बेटा 10%, तो 10% को क्या बोलेंगे हम लोग, डिसएग्रीड। एंड जो डिसएग्रीड है दे हैव एग्जिट ऑप्शन, तो exit option must be given over there by the whom, by the promoter and the controlling person over there at such price in such a manner as specifically mentioned by the whom, by the SEBI। so what we have to do, we have to give the exit option। तो 3 कंडीशन एंड एक चौथा कंडीशन क्या हो गया, exit option which is required to be given to the whom, to the dissenting shareholder at such a price or in such a manner as specifically fixed by the whom, specified by the whom, by the SEBI by making a regulation। तो इसके लिए सिक्योरिटी लॉ आप पढ़ेंगे
तो उसमें आपको टर्म समझ में आ जाएगा। तो सिक्योरिटी लॉ में प्रोविजन है एंड सेबी ने नंबर ऑफ रेगुलेशंस बना रखे हैं एंड उसमें से ये भी रेगुलेशन रखा गया बेटा। तो आई होप 27 समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं 28 पे। 28 इट्स अगेन इंपॉर्टेंट। अभी आप 25 पढ़ के आए थे जिसमें यह बोला गया था कंपनी ने सिक्योरिटीज अलॉट किए स्पेसिफिक पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्संस को, एंड वो अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो सिक्योरिटीज क्या करने वाले, पब्लिक इशू करने वाले। बट यहां पे क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये रखा गया कंपनी का कोई भी मेंबर बेटा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, 6 महीने की बात नहीं कर रहा, तो जो पीछे लूपहोल वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में यदि कोई भी कंपनी का मेंबर अपने शेयर को पब्लिकली सेल करना चाहता है तो पहले इसके लिए कंडीशन नंबर 1 ये है बेटा कि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ सच पर्टिकुलर पब्लिक सेल। एंड उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो रिक्वेस्ट करेगा क्या करने का, एक डॉक्यूमेंट इशू करने का। एंड अगेन जो डॉक्यूमेंट यहां पे इशू किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेल, अगेन नॉन एज व्हाट, इट्स डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस। एंड द एंटायर प्रोविजन, एंटायर कॉन्सेप्ट, एंटायर इनैक्टमेंट, एंटायर लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन which is basically for prospectus as it is applicable over there, तो वो सब as it is क्या हो जाएगा बेटा, अप्लाई हो जाएगा। तो नंबर 1 approach to the whom, to the board. Next, request for the purpose of issue of what, document which is basically known as deemed prospectus. Number 3, जो भी यहां पे डॉक्यूमेंट इश्यू होगा बेटा उसमें जितने भी पैसे खर्च होंगे डेफिनेटली वो सारा आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रीइंबर्स। तो एज इट इज वो आपको क्या करना पड़ेगा, रीइंबर्स करने की भी रिक्वायरमेंट है। तो कंडीशन नंबर 1 कंसल्टेशन विद द बोर्ड, कंडीशन नंबर 2 डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, कंडीशन नंबर 3 रिक्वेस्ट टू द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग सच पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, नंबर 4 expense as incurred by the company, then the person member is liable to what, reimbursed all such particular expense over there. Next, रूल नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। तो 28 के साथ रूल नंबर 8 भी पढ़ना है आपको। रूल नंबर 8 ये कहता है कुछ ऐसे प्रोविजन है जो प्रोस्पेक्टस के लिए तो एप्लीकेबल है बट डीम्ड प्रोस्पेक्टस के लिए सेक्शन 28 में अप्लाई नहीं होगा। तो जो प्रोस्पेक्टस के लिए तो अप्लाई है बट कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेबल नहीं होने वाला। नंबर 1 provision which is in relation to minimum subscription, provision relating to the minimum application value. Next, the number of statement as required to be made over there for utilization of the money, वो भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो बोर्ड को देना पड़ता है प्रोस्पेक्टस के केस में कि जो पैसा रेज होगा किसके लिए और कहां पे यूज होगा, नो नीड टू गिव। एंड सर्टेन अदर इंफॉर्मेशन which is required to be given in prospectus but that is not justifiable over there, तो अगेन वो भी इंफॉर्मेशन देने की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है बेटा। तो रूल नंबर 8 ये कहते हैं कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टस के लिए मैंडेटरी है बट दैट विल नॉट बिकम मैंडेटरी फॉर, यू कैन से द वर्ड, deemed prospectus under section number 28. Now we have next part 29, read with rule number 9। किससे डील करते हैं बेटा, डीमेटलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज। तो डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, द सिक्योरिटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो यहां पे हम लोग सिक्योरिटीज की बात करें जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मैनर में रखना पड़ेगा एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ डीमेटलाइजेशन एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव a specific act. What about the name of the act? Depositories Act 1996 and the regulation made thereunder. डिपॉजिटरीज एक्ट, दो डिपॉजिटरी की बात करते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, जो आपको ध्यान में रखना बेटा। तो अब यहां पे यदि बात करें, पहली वर्ड क्या लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो 29 हैविंग अ ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द एंटायर कंपनीज एक्ट। Every company making a public offer and such other class or class of companies as notified over there shall, which is mandatory, issue the securities only in dematerialized form, which means electronic form. And whenever the securities which is going to be issued in dematerialized form, then compliance of Depositories Act as well as the regulation which is mandatory over there. So every company making public offer and such other class or class of companies as notified over there. तो are you getting my point? तो अब हम लोग बात करते हैं नीचे प्रोविजन। In case of such class or class of companies which is of unlisted, as may be prescribed, the securities shall be held or transferred only in dematerialized form in such a manner as specifically notified, as specifically mentioned in Depositories Act or rule made thereunder. तो इसका मतलब है कुछ अनलिस्टेड कंपनीज को भी नोटिफाई किया गया बेटा, जैसे हमने यहां पे पढ़ा। अभी वो किसको किसको नोटिफाइड किया गया, देन डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू चेक द लिस्ट। तो फॉर अ टाइम बिंग आपको सिर्फ क्या याद रखना है,
क्लास और क्लास ऑफ द कंपनीज, क्योंकि कंपनीज एक्ट में इतना ही प्रोविजन रखा गया बेटा। एंड जब वो आगे की बात करेंगे तो आगे जब वो नॉर्म्स आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फॉर ए टाइमिंग अभी सेक्शन में इतना ही वर्ड रखा गया। एंड स्पेसिफिकली उन सभी अनलिस्टेड कंपनीज को भी सिक्योरिटीज जो आगे होल्ड करना है, जो आपको ट्रांसफर करना है बेटा, वो किसमें करना है? डीमेटलाइज्ड फॉर्म में। यहां पे इशू की बात नहीं कर रहे, इट्स ऑल अबाउट द व्हाट हेल्ड एंड इट्स ऑल अबाउट द व्हाट ट्रांसफर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर ऑलरेडी इशू आ चुका था एंड नीचे क्या आ गया बेटा? हेल्ड करने की बात करें, ट्रांसफर। तो इसका मतलब यदि सिक्योरिटीज हमारे पास पहले से फिजिकल मोड में है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करना है। एंड आगे जो भी सिक्योरिटीज आपको ट्रांसफर करना है, इट्स अगेन मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक मोड विल बी देयर। नेक्स्ट, एनी कंपनी अदर देन द कंपनी मेंशन्ड अबव, जो अभी हम ऊपर पढ़ा उसको छोड़ दो, मे कन्वर्टेड सिक्योरिटी इनटू डिमेटलाइज्ड फॉर्म। प्लीज नोटेड यहां पे वर्ड क्या आ गया? मे। यहां पे वर्ड किसके रिगार्डिंग था बेटा? शेल। ऊपर भी प्रोविजन क्या था? शेल। तो इसका मतलब है पहले यहां से यहां तक जो प्रोविजन शेल के रिगार्डिंग है, बट इट्स ऑल अबाउट द मे। तो इसका मतलब ये सभी जितने भी कंपनीज हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज होल्ड करना चाहें तो वो रख सकते हैं, इशू करना चाहें, क्या लिखा है? इशू इट्स सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और इवन इन डिमेटलाइज्ड फॉर्म। तो ऑल सच कंपनीज एज स्पेसिफिकली नॉट फॉल अबव ओवर देयर, उन सब के पास ऑप्शन है बेटा कि वो चाहे फिजिकल फॉर्म में करें या फिर इवन डिमेटलाइज्ड फॉर्म में रखा गया। What about the rule number 9? It's basically for promoter over there. तो you can see rule number 9 में क्या लिखा है? Promoter of every public company making a public offer of any convertible securities may hold such security only in dematized form. तो promoter की जो holding है बेटा वो dematized form में होना चाहिए। Next, provided that entire holding of convertible securities by the promoter held in physical form अप टू द डेट ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर शैल बी कन्वर्टेड। इसका मतलब है पब्लिक ऑफर से पहले जितनी भी सिक्योरिटीज आपने कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज किस फॉर्म में होल्ड कर रखे थे? फिजिकल फॉर्म में। उन सभी सिक्योरिटीज को आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाना कंपलसरी है। और आगे जितने भी सिक्योरिटीज रहेंगे बेटा वो सब के सब आपको किस में रखना है? डीमेटलाइज्ड फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। बट ये किसके लिए बेटा? दीज आर द 2 पॉइंट विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर प्रमोटर। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब के सब प्रोविजन एज इट इज किसके लिए एप्लीकेबल होंगे बेटा? प्रमोटर के लिए। नेक्स्ट, सेक्शन 30 सिंपल वर्ड, प्रोस्पेक्टस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो व्हाट वी कैन डू, जो प्रोस्पेक्टस है बेटा, सो दैट कैन आल्सो बी पब्लिश्ड ओवर देयर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड it shall necessary to specify the contents of its memorandum regarding the object, liabilities and the amount of capital and the name of the signatories of memorandum and the name of the shares subscribed by them and the capital structure। तो इसका मतलब है कि जो प्रोस्पेक्टस है बेटा, so that can be issued in the form of advertisement, but we have to inform, we have to mention the number of information which is necessary। number 1, अच्छा necessary का मतलब है it's mandatory compulsory। number 1 contents of memorandum, but memorandum का contents किसके regarding? object, liabilities and the amount of capital over there, capital structure and the detail of subscriber will be there। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में यदि प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये था 30 में एंड 30 ये कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में भी आप प्रोस्पेक्ट इशू कर सकते हैं, बट सर्टेन कंडीशन विल बी देयर व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। नेक्स्ट, section number 31 read with rule number 10 and it's a very important section over there and please mark important। एंड ये किससे डील करता है बेटा? यू कैन सी द नेम शेल प्रोस्पेक्टस। अभी ध्यान से समझना है, ऑल्दो आपने क्लास में पढ़ा है, फिर से अगेन वापस यहां पे नोटिफाई कर रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज नोटिफाइड बाय द सेबी। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ा था, आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से कंपनीज हैं जिसको क्लासिफाई किया गया और किस किस पर्टिकुलर इशू के लिए क्लासिफाई किया गया, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। क्या शेयर के लिए क्या किया, डिवेंचर के लिए क्या गया, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज किसके लिए किया गया था, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड वो आपको मैंने पढ़ाया था, तो आपको ध्यान में रखना है। स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, फाइल अ प्रोस्पेक्टस व्हिच इज नोन एज व्हाट? शेल प्रोस्पेक्टस। तो सिर्फ उन्हीं कंपनीज को ये प्रोस्पेक्ट इशू करने की रिक्वायरमेंट है बेटा जिसको किसने नोटिफाई किया? सेबी ने। एंड व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले वो आरओसी को फाइल किया जाएगा। कब फाइल करने की बात करते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ पब्लिक ऑफर। तो जब कंपनी पब्लिक इशू करने वाली है, पब्लिक ऑफर देने वाली है बेटा, फर्स्ट ऑफर विल बी देयर। एंड फर्स्ट ऑफर यहां पे इसका मतलब नहीं कि पहली बार देने की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफर का मतलब है
कि जो ये पीरियड होगा आपका, जब भी आप इश्यू करते हैं उस पीरियड के बाद जब भी आप ऑफर देने वाले हैं बेटा, क्योंकि यहां पे एक पीरियड रखा गया एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर, एंड उस पीरियड के बाद वो हमेशा क्या माना जाएगा, इट्स फर्स्ट ऑफर विल बी देयर। तो नेक्स्ट, तो फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज ओवर देयर व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, फाइल विद होम विद आरओसी। नेक्स्ट, कब फाइल करना है, बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू। अब यहां पे ध्यान रखना है, जो प्रोस्पेक्टस आप फाइल करेंगे वो आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा बेटा, कहां से लेकर the date of opening of offer and next 1 year. So from the date of opening till 1 year will be there. तो it's all about the validation. तो ये हो गया पूरा valid period बेटा. So you can see the line. तो ये पूरा 1 साल तक यहां से लेकर जिस दिन आपने ऑफर ओपन किया बेटा वो वैलिड रहेगा। और इस पीरियड ऑफ टाइम में आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव अ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर। तो आप कितनी बार भी इस पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर सकते हैं बेटा, ये एक पॉइंट हो गया, मैं इसको सेकंड भी कर सकता हूं, थर्ड भी कर सकता हूं, बट इस पीरियड में बार बार आपको प्रोस्पेक्ट इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नो नीड टू इशू द प्रोस्पेक्टस अगेन एंड अगेन, यू जस्ट डू वन थिंग, एक ही बार आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, प्रोस्पेक्ट इशू करो एंड दैट विल रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। एंड व्हाट वी हैव टू डू, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफर कैन बी देयर एंड वो नंबर ऑफ टाइम आप इस 1 साल में कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि जब ये सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफर आप देंगे बेटा, सो विद इन 1 मंथ, उससे पहले 1 महीने का आपका पीरियड, उस 1 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंसिस्टिंग ऑफ न्यू चार्जेस, न्यू चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेट्रा, एंड विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद इन 1 year प्रायर टू सच इशू। तो ये 1 महीने का टाइम है बेटा। सो व्हाट वी हैव टू डू, 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये फाइल करना पड़ेगा सेकंड एंड सब्सिक्वेंट इशू से पहले। तो ये आपको 1 महीने के अंदर अंदर फाइल करना है। एंड व्हाट अबाउट द फॉर्म जिसके थ्रू ये फाइल आप करने वाले हैं, PAS2। और आज से इसको नाम क्या देने वाले हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। दिस इज नॉट अ प्रोस्पेक्टस, प्लीज पॉइंट नोटेड, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में डिटेल इंफॉर्मेशन होगा बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बट यहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन है, वॉट एवर बी द चेंजेस लास्ट इशू में और अभी जो इशू हुआ, अभी जो आप इशू करने वाले सेकंड, उन दोनों के बीच में क्या क्या चेंजेस है बेटा, वो आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कितने टाइम में फाइल करना है, विद इन 1 मंथ प्रायर टू सच इशू। तो उस पर्टिकुलर सेकंड इशू से 1 महीने के अंदर अंदर पहले जो आपके 1 महीने में उसमें फाइल करना है बेटा। नेक्स्ट, वेयर अ कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन मनी इन एडवांस, क्योंकि यहां पे नेम क्या है, शेल प्रोस्पेक्टस। तो किसी ने यदि एडवांस में अप्लाई कर दिया था बेटा, और जो आपने चेंजेस आपने किए उससे वो डिससेटिस्फाई है, उसको लगता है कि आप वो पैसा आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, एंड वो चाहता है कि अपने पैसे को वापस क्या करना, विड्रॉ, देन यू हैव टू गिव एग्जिट ऑप्शन। एंड उसको वो सारा पैसा रिक्वेस्ट करने के अंदर 15 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना कंपलसरी बेटा। सो व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड, 15 डेज देयर आफ्टर। एंड देयर आफ्टर का मतलब है वंस अ पर्सन मेड अ रिक्वेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द मनी बैक, एंड वो पैसा जो उसने ऑलरेडी एडवांस में जमा करवा रखा था बेटा। तो किसको इश्यू करना है, सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज। कब तक के लिए वैलिड रहेगा, 1 year। कहां से वैलिड रहेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू। नंबर ऑफ इशू कर सकते हैं, नंबर ऑफ पब्लिक इशू कैन बी देयर विदाउट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। बट जब आप सेकंड इशू करोगे, सब्सिक्वेंट इशू, तो उससे 1 महीने के अंदर अंदर जो उससे पहले है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मंथ प्रायर टू सच इशू यू हैव टू फाइल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विच कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ चेंजेस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चार्ज एक्सेट्रा विल बी देयर। नेक्स्ट, 32, इट्स ऑल अबाउट द RHP, इट्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। पहली बात ये किस में अप्लाई होता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में बेटा। पूरा डिटेल मैंने ये प्रोविजन पढ़ा था क्लास में, बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता क्या है, तो अगेन यहां पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सिंपल याद रखना, पब्लिक इशू जब भी हम लोग करते हैं तो उस केस में आपको 2 स्पेसिफिक मेथड होते हैं प्राइस फिक्स करने का बेटा। एक होता है आपका फिक्स प्राइस मेथड, एक होता है आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो रेड हिंग प्रोस्पेक्टस किसके लिए अप्लाई होगा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, issue a red herring prospectus before public, before making an offer over there, and RHP is required to be filed with the home ROC within 3 days prior to the opening of subscription, which means opening of issue. RHP shall carry out the same obligation, जो prospectus में होता है बेटा वो as it is सब कुछ होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टर्म जो आपके चेंज होने वाले, जो डिफरेंट होने वाले हैं, वो यहां पे आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रॉपरली हाईलाइट। तो बेसिकली क्लियर मेंशन है सेम ऑब्लिगेशन, any variation between RHP and prospectus shall be properly highlighted, तो वो आपको हाईलाइट करना है।
एंड कुछ इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे मिसिंग होने वाला है बेटा, एंड वो क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग होगा, इट्स क्वांटम एंड प्राइस ओवर देयर। व्हाट वी हैव टू डू, जैसे ही क्लोज होगा पब्लिक इशू बेटा, जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होगा, जैसे ही आपको ओपनिंग ऑफ जो पब्लिक ऑफर आपने ओपन किया था जैसे वो क्लोज होता है बेटा, इमीडिएटली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल रेज्ड एंड द क्लोजिंग प्राइस, एंड व्हाट वी हैव टू डू, जो आपको आरएचपी में नहीं था बेटा, एंड यू हैव टू मेंशन इन आरएचपी, एंड आपको क्या करना पड़ेगा, वो अगेन इंफॉर्मेशन आरओसी और सेबी को फाइल करना है। तो स्टेप नंबर 1 आरएचपी इशू करना है। स्टेप नंबर 2 इशू करने से पहले 3 दिन पहले आपको क्या करना है, आरओसी को फाइल करना है। Next, same obligation will be there and certain variation which has to be properly highlighted. Once the offer close, we have to calculate the total capital raised and the closing price will be there. And what we have to do, and ये दोनों ही information prospectus में लिख के किसको फाइल करना पड़ेगा, आरओसी और सेबी। तो आरएचपी का मीनिंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, prospectus not include complete particulars regarding the quantum और प्राइस ओवर देयर। तो इसी की बात मैंने की बेटा, एंड जो आपको आरएसपी में नहीं मिलेगा, क्योंकि इट्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस, यहां पे बिडिंग कॉल होते हैं एंड उसके बाद ये हम लोग इंफॉर्मेशन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट, सेक्शन 33 डील्स विद द व्हाट, इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटीज। इसका एक और नाम है बेटा, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं। तो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1 में डिफाइंड है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल वर्ड क्या लिखा है, हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक स्पेसिफिकली एक इंफॉर्मेशन, एक डॉक्यूमेंट आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एनेक्स करना होगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट द नेम, इट्स एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। एंड कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म बिना एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का आप इशू नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। लेकिन द अबव प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। एक बात कंक्लूजन, जहां जहां पे भी प्रोस्पेक्टस आपको इशू नहीं करना, अभी पढ़ा था, सेम सिचुएशन वहां पे एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस नहीं होगा बेटा। क्यों, क्योंकि बेटा जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है बेसिकली उसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस विल बी देयर। तो उसमें क्या रहेगा कि जो प्रोस्पेक्टस है उसमें से जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वही एज इट इज किसमें रखने की बात करते हैं, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। तो बताओ जहां पे प्रोस्पेक्टस ही नहीं बेटा, प्रोस्पेक्टस ही नहीं आपका इशू किया गया, नहीं बना, तो वहां पे एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की बात नहीं करने वाले हैं। सो आई होप समझ में आ गया पॉइंट। तो जहां पे प्रोस्पेक्टस ही नहीं है वहां पे एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में, तो ये सिचुएशन आ गया, underwriter over there, then offer not to the public, and next part you can see a copy of the prospectus। हाँ नेक्स्ट, अब ये पॉइंट आपको देखो क्या कहते हैं इसके रिगार्डिंग। यहां पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, लेकिन किसी भी पर्सन ने रिक्वेस्ट किया बेटा प्रॉपर जो प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग, देन द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू फर्निश इट। और यदि आपने नहीं फर्निश किया देन डेफिनेटली कंपनी विल बी लायबल फॉर पेनल्टी। एंड व्हाट अबाउट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, 50,000 रुपीज फॉर ईच पर्टिकुलर डिफॉल्ट। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस ही देना है, लेकिन किसी ने भी पूरा डिटेल प्रोस्पेक्टस इधर डिमांड किया बेटा, देन इट्स योर ऑब्लिगेशन, इट्स अ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू फर्निश सच पर्टिकुलर डिटेल प्रोस्पेक्टस। और इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन फर्निशिंग सच प्रोस्पेक्टस देन डेफिनेटली द पेनल्टी विल बी देयर ऑफ 50,000 रुपीज फॉर ईच सच डिफॉल्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में, तो प्रोस्पेक्टस का जो मेजर जो बेसिक प्रोविजन था वो हमने कवर किया। अब हम लोग लायबिलिटीज का पार्ट यहां पे कैरी ऑन करते हैं बेटा। सेक्शन 34 डील्स विद द क्रिमिनल लायबिलिटी। बट क्रिमिनल लायबिलिटी किस चीज के रिगार्डिंग, मिसस्टेटमेंट। देखो मिसस्टेटमेंट में दो चीजें याद रखना, इंफॉर्मेशन दिया बट गलत दिया, या फिर इंफॉर्मेशन देना था बट आपने नहीं दिया। सो इन बोथ द केसेस इट इज सेड टू बी व्हाट, मिसस्टेटमेंट। सो prospectus issued, circulated or distributed any statement over there which is untrue or misleading, or context in which it is included, or where any inclusion or omission of any matter is likely to be mislead। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोस्पेक्टस में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट है जो समहाउ कहने की क्या करने वाला बेटा, मिसलीड करने वाला है, या फिर कुछ ऐसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो देना था बट आपने नहीं दिया, एंड विच डेफिनेटली लीड्स टू द व्हाट, मिसलीड ओवर देयर। सो व्हाट वी हैव टू डू, every person in default, every person who is authorized to issue the prospectus liable under section number 447। प्लीज मेक श्योर 447 आपको गो थ्रू करना है डिटेल। आपने स्पेसिफिकली क्लास में पूरा मैंने टॉपिक पढ़ाया था बेटा, एंड कहां कहां पे 447 रखा गया है, सो आपको ध्यान में रखना है। एंड एट द एंड जब पूरा टॉपिक कवर होगा बेटा तो डेफिनेटली
ऑप्शन हुआ तो 447 में आपसे डिस्कस करूंगा, बट जरूरी नहीं है कि मैं इसी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में डिस्कस करूं, इवन 447 आगे भी रिपीट होगा। तो एट द एंड 447 एक बार मैं आप लोगों से फिर से मैं डिस्कस कर लूंगा, बट आपको फॉर अ टाइम बिंग याद रखना 447 इट्स वन ऑफ द मेजर पेनल्टी अंडर द कंपनीज एक्ट, जो नंबर ऑफ टाइम क्या हुआ बेटा, रिपीट हुआ अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट, हाँ, यदि किसी भी पर्सन ने प्रूफ कर दिया कि जो स्टेटमेंट और जो ओमिशन है बेटा, या तो वो इमटेरियल है, या फिर ही हैड ए रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव एंड डिड अप टू द टाइम ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस बिलीव कि वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, और किसी भी नेचर का कोई ओमिशन आपका नहीं हुआ। तो बेसिकली इफ एनी पर्सन प्रूव बिफोर द अथॉरिटी कि सर वो इंफॉर्मेशन इट्स इमटेरियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई लॉस नहीं होने वाला है, किसी को कोई डैमेज नहीं होगा, या फिर वो इंफॉर्मेशन पूरा मुझे प्रॉपरली उसका देना या नहीं देना वो बिल्कुल ट्रू था, जो दिया गया मेरी नजर में बिल्कुल सही था एंड मैंने प्रॉपर इसको वेरीफाई किया, तो इसका मतलब है आप क्या बन जाओगे, इनोसेंट, एंड देन 447 की पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज नहीं होने वाली बेटा। ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 35, एंड 35 डील्स विद द व्हाट, सिविल लायबिलिटी। तो फर्स्ट पार्ट which we have to take into account, and वो किसके रिकॉर्डिंग था बेटा, तो 34 deals with the criminal liability and 35 deals with the civil liability. Again misstatement will be there and civil liability, and that will be imposed number one company and every person over there. So criteria of liability will be there, वो सेम ही है बेटा जो अभी हमने डिस्कस किए। So start with the first. सो कंपनी के लिए पेनल्टी भी है एंड एवरी ऑफिसर। अच्छा, ऑफिसर में कौन कौन आएगा, नंबर वन द पर्सन हैविंग ए नेम एज अ डायरेक्टर, नंबर टू हैज ऑथराइज्ड हिमसेल्फ, एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर और एवरी पर्सन हैज ऑथराइज्ड हिमसेल्फ टू बी नेम्ड और इज नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर। तो इसका मतलब है प्रपोज डायरेक्टर विल बी देयर, or promoter, or any person authorized to issue the prospectus, and also the expert as specified in section number 26। तो कौन कौन आगे बेटा, कंपनी, डायरेक्टर जो प्रोस्पेक्टस के इशू के टाइम में थे, जिसने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में अपने नेम को अलाउ किया लिखने के लिए एज अ डायरेक्टर, नेक्स्ट पार्ट जो प्रमोटर है कंपनी का वो बेटा, एंड नेक्स्ट पार्ट जो पर्सन ऑथराइज है प्रोस्पेक्ट इशू करने के लिए वो, और प्लस एक्सपर्ट विल बी देयर। सो नेक्स्ट क्या पेनल्टी है उसके बात करते हैं। Without prejudice to any punishment to which any person may be liable under section 36। तो 36 में जो पेनल्टी उसको छोड़ के, तो वो तो इंपोज हो गई होगा, उसके अलावा क्योंकि 36 में भी एक पेनल्टी की बात करेंगे विच इज फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 36 the person shall be liable to pay the compensation to every person who has sustained such loss। तो इसका मतलब पहले क्या हो गया, सर कंपनी और जितने भी ऑफिसर की बात की, जितने भी पर्संस की बात की, वो सब के सब क्या है बेटा, लायबल है क्या करने के लिए, कंपनसेशन के लिए। बट किसको कंपनसेशन पे करना है, जिस पर्सन को भी लॉस हुआ, किस वजह से, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन एज गिवन इन प्रोस्पेक्टस और बिकॉज ऑफ द ओमिशन इन प्रोस्पेक्टस। हाउएवर द पर्सन शैल नॉट बी लायबल इफ ही प्रूव्स, नंबर वन क्या प्रूव किया बेटा, हैविंग कंसेंटेड टू बिकम एज अ डायरेक्टर, कि सर मैंने डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दिया, लेकिन मैंने अपना कंसेंट क्या किया, विड्रॉ कर लिया पब्लिक इशू प्रोस्पेक्ट इशू करने से पहले, एंड दैट इट वाज इशूड विदाउट हिज अथॉरिटी, नंबर वन, दैट विड्रॉल ऑफ कंसेंट ओवर देयर। नेक्स्ट, द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, एंड ऑन बिकमिंग अवेयर, जैसे इसको पता चला, ही हैज फोर्थविथ गेव अ व्हाट रीजनेबल पब्लिक नोटिस ओवर देयर। तो दो में से एक चीज आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ। नंबर वन क्या प्रूफ करना है, थर्ड ग्राउंड पे आएंगे, बट पहले दो ग्राउंड, नंबर वन आपने डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दिया, बट प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले कंसेंट विड्रॉ कर लिया, एंड आपने ये बोला कि सर वो प्रोस्पेक्टस मेरे अथॉरिटी के बिना इशू किया गया, दूसरा पॉइंट। या फिर क्या प्रूफ करना है, प्रोस्पेक्टस इशूड विदाउट माई नॉलेज और कंसेंट, एंड वंस बिकमिंग अवेयर ऑफ द पर्टिकुलर इशू इमीडिएटली पब्लिक नोटिस आपने दिया कि सर वो मेरे इंफॉर्मेशन के बिना इशू किया गया, कंसेंट के बिना इशू किया गया। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, he had reasonable ground to believe and did believe at the time of issue of the prospectus that the person making the statement was competent to make it, and that said person had given a consent required under section number 26 subsection 5 to issue the prospectus and had not withdraw the consent before filing the prospectus। अब इसमें देखो पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं, बट ये पॉइंट किसके रिगार्डिंग है,
एक्सपर्ट की। इसमें ये प्रूव करना है कि सर जो मिस स्टेटमेंट है, जो ओमिशन है, वो हमें से किसी का नहीं है, वो बेसिकली किसका है? एक्सपर्ट का। एंड जिसने वो कंसेंट दी है, जिसने वो स्टेटमेंट दी है, वो देने के लिए केपेबल भी था, और साथ में उसने अपना वो कंसेंट विड्रॉ भी नहीं किया आरओसी में फाइल होने से पहले। तो लायबिलिटी अपने पूरे शिफ्ट किस पे कर दिया बेटा? एक्सपर्ट पे। तो किस पे शिफ्ट कर दिया गया? एक्सपर्ट। तो आप लोग क्या होते हैं? बच जाएंगे यहाँ पे। तो एंटायर लायबिलिटी इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द एक्सपर्ट। सो ये आपको तीसरा काउंट रखा गया जो आपको प्रूव करना है कि सर हमारे पार्ट पे कोई मिस्टेक नहीं है, हमारे पार्ट पे कोई ओमिशन नहीं है, हमारे पार्ट पे कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। जो भी मिसस्टेटमेंट है वो किसके पार्ट पे? एक्सपर्ट के पार्ट पे। तो ये हो गया। Notwithstanding anything contained in this act, where it is proved a prospectus has been issued with intention to defraud the applicant or any other person or for any particular fraudulent purpose, every person as specified in section number 35 shall be personally responsible without any limit of liability for all or any of the losses over there. देखो इसका मतलब ये है 35 में जितने भी पर्सन मेंशन है बेटा, यदि उन्होंने फ्रॉड जानबूझ के किया, यदि उन्होंने इंफॉर्मेशन जानबूझ के दिया, सो दैट क्या उनका मेन मोटिव था एप्लीकेंट के साथ क्या करने का? फ्रॉड करने का, डिफ्रॉड करने का, एनीथिंग कैन बी देयर। सो उनकी लायबिलिटी अब क्या होने वाली? अनलिमिटेड। देयर इज नो स्पेसिफिक लिमिटेशन ओवर द लायबिलिटी एंड ऑल सच पर्सन विल बी लायबल टू pay the what losses and damages over there as incurred by the person who has subscribed the what the securities on the basis of the prospectus. तो आपके ऊपर किसी भी नेचर का कोई भी लिमिटेशन लायबिलिटी के ऊपर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट द लायबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड। तो बेटा ये पूरा जो यहां पे आपने पढ़ा, इस प्रोविजन का मतलब क्या है? लायबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड, दैट्स इट, इट्स नथिंग ओवर देयर। बट वो कब? जब आपकी इंटेंशन क्या था? रॉन्गफुल। नेक्स्ट 36 पॉइंट पे आते हैं बेटा। तो 36 किसके रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, पहले मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कुछ सेक्शन जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं मे बी सीएमए हो, मे नॉट बी देयर, सीएमए में हो या फिर मे नॉट बी देयर, अगेन सीएस कैन बी देयर एंड मे नॉट बी देयर। तो आपको चेक करना है कि ये सेक्शन है या नहीं है, क्योंकि मैं पूरे यहां पे टॉपिक एज इट इज कैरी ऑन करने वाला हूं। नेक्स्ट सेक्शन 36, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग द पर्सन टू मेक इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी पर्सन जानबूझ के कोई भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं, ये कोई भी फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं विच इज ऑफ फॉल्स नेचर, एंड मेन मोटिव है किसी भी पर्सन को कंपनी में क्या लगाने के बेटा? पैसा लगाने का, इन्वेस्टमेंट करने का। सो आप किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करने की बात करें, किसी भी ऐसे पर्सन को आप समहाउ कहने की क्या कर रहे हैं बेटा? कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड मोटिव यही है कि सर उसके साथ कहीं ना कहीं क्या किया जाए? चीटिंग किया जाए, फ्रॉड किया जाए। तो जो भी पर्सन ऐसा काम करेगा बेटा उसके लिए एक ही पेनल्टी है, और वो क्या रखा गया? सेक्शन 447। तो सिंपल क्या लिखे? एनी पर्सन knowingly or recklessly make any statement, promise or forecast which is of false, deceptive, misleading or deliberately conceal, hide करना any material information, inducing any other person to enter into or to offer to enter into what? Agreement for the purpose of acquiring the securities or underwriting the securities, and definitely for the purpose of the what? Any particular benefit as secured over there, and any agreement with a view to obtaining any particular credit. कॉमन पार्ट, मेन मोटिव क्या बेटा? कंपनी में पैसा लगाना एंड समहाउ कहने के क्या करना? प्रॉफिट अर्न करना, एंड समहाउ कहने के अपने फायदे की बात कर रहे हैं एंड उस पर्सन के लॉस की बात कर रहे हैं। सो जिस पर्सन ने ये काम किया बेटा उस पर्सन के ऊपर लायबिलिटी इंपोज होगा, एंड द लायबिलिटी कॉमन सेक्शन 447 विल बी देयर। 37 अगेन किसकी बात करें? द सूट मे बी फाइल्ड और एनी अदर एक्शन मे बी टेकन अंडर सेक्शन 34, 35 एंड 36 by any person, group of persons or association of persons as affected by any particular information. तो बेटा 34, 35 एंड 36 में आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक एन एक्शन। तो एक्शन अगेंस्ट दी पर्टिकुलर डिफॉल्टर, तो एक्शन बाय द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस और इवन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन बी देयर जो उस इंफॉर्मेशन से क्या है बेटा? अफेक्टेड है, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग नेचर का हो या फिर इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर मैटर इन प्रोस्पेक्टस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द 38। 38 डील्स विद द व्हाट? पर्सोनेशन फॉर एक्विजिशन एक्सेट्रा ऑफ सिक्योरिटीज। तो अब यहां पे एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो कंपनी में क्या किया बेटा? उसने एप्लीकेशन फाइल किया, फिर किसी को एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपने क्या किया? प्रमोट किया।
but in which name? Fictitious name. Or make or await the application in multiple name, different name will be there. Or otherwise indirectly induce directly or indirectly a company to allot the securities over there, or register any transfer of securities over there. But again, in what about the term? Securities to him or to any other person based on fictitious name. तो कोई भी पर्सन फिक्टिशियस नेम में सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई करता है, कोई भी पर्सन किसी को प्रमोट करता है फिक्टिशियस नेम में सिक्योरिटी लेने के लिए, कोई भी पर्सन यदि मल्टीपल नेम में एप्लीकेशन फाइल कर रहा है बेटा, नेक्स्ट कोई भी पर्सन कंपनी को समहाउ कहने के इंड्यूस करता है शेयर अलॉट करने के लिए, सिक्योरिटीज अलॉट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए अपने खुद के नेम में या फिर फिक्टिशियस नेम में, देन वो पर्सन अगेन लायबल होने वाला बेटा किस सेक्शन में? 447 में. एंड अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 447 कुछ और एलिमेंट है उसके रिगार्डिंग बात करें. वेयर अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन नंबर 38, द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर दी व्हाट? डिसग्रॉसमेंट ऑफ गेन, विच मीन्स जो भी गेन उसको हुआ बेटा, उन सभी गेन को क्या किया जाए? उससे सीज किया जाए. उस गेन को उसको क्या किया जाए कि सर उसने रॉन्गफुल तरीके से क्या किया? वो गेन ऑब्टेन किया. एंड वो सारे का सारा जो सिक्योरिटीज है बेटा उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्पोज ऑफ करना है ऑफ सच पर्सन और द अमाउंट सो रिसीव्ड. देन अगेन सच अमाउंट अगेन, बट अगेन थ्रू व्हाट? डिसग्रॉसमेंट, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज ओवर देयर एंड क्रेडिट इन IEPF अकाउंट. तो जिस भी पर्सन ने किसी भी मैनर में रॉन्गफुल तरीके से ऐसा गेन ऑब्टेन किया बेटा, तो इमीडिएटली द ऑर्डर विल बी गिवन अगेंस्ट सच पर्सन कि सर उसका जो अमाउंट है उसको डिक्लेयर किया जाए कि सर इट्स अनलॉफुल, इलीगल, एंड उन सबको अमाउंट को सीज कर दिया जाए. एंड अपार्ट फ्रॉम सीजिंग द अमाउंट, उन सभी सिक्योरिटीज को डिस्पोज ऑफ करके जो पैसा बेटा एक अकाउंट में जमा होगा. एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द अकाउंट? इट्स IEPF, इट्स इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. सो एंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड ओवर देयर. नेक्स्ट पार्ट 39, रेड विद रूल नंबर 11 एंड 12, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनी. तो आई होप ये टर्म आप लोगों ने पढ़ा था. एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए हम लोग एक ही सेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, बट एज वी नो दैट वी हैव रूल नंबर 11 एंड 12. बट एक पॉइंट याद रखना, रूल नंबर 11 एंड 12 दोनों ही एक साथ अप्लाई नहीं होगा. जहां पे रूल 11 अप्लाई हुआ वहां पे 12 नहीं अप्लाई होगा, जहां पे 12 होगा वहां पे 11 एप्लीकेबल नहीं होने वाला बेटा. तो स्टार्ट विद द टर्म. पहला पॉइंट 39 का क्या कह रहे हैं बेटा? नो अलॉटमेंट शैल बी मेड अनलेस, इसका मतलब है कंडीशन विल बी देयर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो प्रोस्पेक्टस में आपने लिखा था बेटा वो रिसीव हो जाना चाहिए. और यदि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, then the company will definitely make an allotment of securities and also file the what? Return of allotment in PS3 over there to the ROC. और कितने दिन में फाइल करना है? विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. तो रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट 39 deals with the allotment of securities, and when the security is going to be allotted, if the company received the minimum subscription, एंड यदि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ बेटा, देन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होने वाला. और मिनिमम सब्सक्रिप्शन यदि हो गया, देन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज विल बी देयर, एंड देयर आफ्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days PAS3 विच मींस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज रिकॉर्ड टू बी फाइल्ड ओवर देयर. तो ये किस में रखा गया? 11 में. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. यदि कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं किया बेटा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू प्रोस्पेक्टस, और सच अदर टाइम इज स्पेसिफाइड बाय द सेबी, बट फॉर अ टाइम बिंग कंपनीज एक्ट में कितना टाइम रखा गया? 30 days. देन द अमाउंट सो रिसीव्ड, मतलब जितना पैसा रिसीव हो चुका है, नेक्स्ट 15 days के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इमीडिएटली आफ्टर क्लोजर ऑफ द इशू यू हैव टू रिफंड इट. वो सारा पैसा आपको रिटर्न करना है, वापस करना है. एंड यदि वो 15 days में नहीं हो पाया, देन देयर आफ्टर रिटर्न अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ओवर देयर. एंड व्हाट अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 15% पर एनम. तो 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड. बट यदि वो रिसीव नहीं हुआ बेटा, देन क्लोजर ऑफ द इशू 15 days विल बी देयर, एंड 15 days में सारा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन एंड डायरेक्टर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रिफंड इट. एंड यदि वो रिफंड नहीं हुआ, देन डायरेक्टर who is in default liable to pay the interest along with the principal amount. And what about the rate of interest? 15% per annum. Next, in case of any default by the company or its officer who is in default, then the penalty will be there 1000 per day or rupees 1 lakh, whichever is less. तो इसका मतलब है 39 के यदि डिफॉल्ट हुआ बेटा, डिफॉल्ट क्या हो सकता है? रिटर्न फाइल नहीं करना. डिफॉल्ट क्या हो सकता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है फिर भी अपने अलॉटमेंट कर दिया. So anything can be there. So what
What about the penalty? Then 1000 of rupees, exact 1000 per day लगेगा. कब तक के लिए? जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू. बट वी नीड टू कंपेयर इट विद द व्हाट? इट्स 1 लाख रुपीज. तो जितना अमाउंट 1000 आया उसको मल्टीप्लाई कर लेना जितने में नंबर ऑफ डेज है एंड उसको कंपेयर 1 लाख से करना. जो भी इसमें से कम होगा बेटा उतना आपको पे करना पड़ेगा. कंपनी एज वेल एज द ऑफिसर इन डिफॉल्ट की बात करते हैं. सो इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट द कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट. नेक्स्ट एक पॉइंट यहां पे जो हाईलाइट किया जो आपको ध्यान में रखना, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कंपनी में कितना होना चाहिए बेटा? 5%. तो एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू, और ये सच परसेंटेज और अमाउंट एज स्पेसिफिकली मेंशन्ड बाय द होम बाय द सेबी. बट फॉर अ टाइमिंग एज पर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 39 में कितना रखा गया? 5% will be there, and 5% of what? It's a nominal face value of the securities which is required to be considered over there. तो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो ये पॉइंट किसके रिगार्डिंग था बेटा? सेक्शन 39 का. अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर विच वन? 40 किसके रिगार्डिंग डील करते हैं बेटा? एंड अलॉन्ग विद यू कंसीडर व्हाट? अच्छा एक पॉइंट याद रखना, ये रूल नंबर 11 था बेटा, एंड यहां पे जो ये पार्ट है ये रूल नंबर 12 में रखा गया. तभी मैंने कहा था दोनों में से एक ही एप्लीकेबल है. सिक्योरिटीज टू बी डील इन स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका मतलब है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं. तो सेक्शन 40 ऑल द सेबी गाइडलाइंस के रिगार्डिंग डिटेल है. वी हैव अ लिस्टिंग यू कैन से द गाइडलाइंस एस्पेक्ट, तो वो लिस्टिंग नॉर्म्स है. बट उसके अलावा 40 जो सेक्शन रखा गया है तो उसकी बात कर लेते हैं. एवरी कंपनी मेकिंग ए पब्लिक ऑफर, तो पब्लिक ऑफर ओवर देयर. सो बिफोर मेकिंग सच ऑफर क्या करना पड़ेगा बेटा? द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू फाइल एन एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ध्यान रखना वर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, and obtain the permission over there for dealing the securities. तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इसका मतलब है बीएसई और एनएससी में से किसी में भी एप्लीकेशन फाइल करना है, फिर दोनों में आपको फाइल करना है. एंड द कंपनीज आर ऑब्लिगेशन टू गेट द परमिशन ओवर देयर. तो यहां भी जो एप्लीकेशन फाइल हो रहा है बेटा वो पब्लिक ऑफर से पहले, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे इन प्रिंसिपल एडवांस एप्लीकेशन फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द परमिशन. नेक्स्ट, वेयर अ प्रोस्पेक्टस states that the application has been filed, then the prospectus also specified the name, also state the name or names of the stock exchange. तो नंबर 1 क्या हो गया बेटा? एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं. नंबर 1 किसके रिगार्डिंग? एप्लीकेशन इन प्रिंसिपल. नंबर 2 नेम ऑफ STX, आपको क्या करना है? स्टॉक एक्सचेंज का लिखना पड़ेगा किसमें? प्रोस्पेक्टस में. नेक्स्ट, ऑल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म from the public for subscription shall be kept separately in a bank account, and the bank account should be opened in a what? Scheduled bank, and shall not be utilized except number 1 adjustment over there for allotment etc. Number 2 for the purpose of repayment within a time specified by the SEBI, received from the application prospectus where the company is for any particular reason unable to allot the security. तो इसका मतलब है कि जो भी एप्लीकेशन, तो यहां पे किसकी बात करें बेटा? इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन मनी सो रिसीव्ड, तो यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी. सो वेयर वी कैन यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट. तो यदि सिक्योरिटीज यदि लिस्ट हो गया बेटा, या फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया तो एडजस्टमेंट करो, एंड नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा? रीपेमेंट. तो कंक्लूजन आप आज के बाद याद रखें, आपको एप्लीकेशन मनी कब कब आपको रिफंड करने की, रीपे करने की, रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट है. नंबर 1 जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तब आपको रिटर्न करना है. दूसरा कब रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट है? जब आपने स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया था बट किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से, हो सकता है कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जहां से परमिशन नहीं मिला, देन आपको क्या करना पड़ेगा? वो सारा पैसा वापस करने की रिक्वायरमेंट है बेटा. नेक्स्ट, एनी कंडीशन एज रिक्वायर्ड और बाइंड ऑन एनी एप्लीकेंट फॉर द सिक्योरिटीज टू waive the compliance with any particular requirement shall be void. तो इसका मतलब है किसी भी नेचर का कोई भी कंडीशन किसी भी नेचर का एप्लीकेंट पे बाइंड नहीं हो सकता बेटा. एंड कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं? द कंडीशन विच वेव ऑफ द रिक्वायरमेंट. वेव ऑफ द रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? कि जो आपको रिक्वायरमेंट, जो आपको कंडीशंस फुलफिल करने थे, किसके रिगार्डिंग? पब्लिक इश्यू के रिगार्डिंग. एंड कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? 23 आज कंसिडर 40. तो 40 में जितने भी कंडीशंस हैं एज इट इज आपको फॉलो करना है, एंड किसी भी मैनर में वो कंडीशन जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपका वेव ऑफ नहीं हो सकता बेटा. और यदि ऐसा कोई भी पॉइंट आपने वेव ऑफ का रख दिया तो कंफर्म है वो सारे पॉइंट आपको क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे.
So no specific condition or terms or provision as basically required or bind on applicant for the purpose of waive of the compliance of the requirement over there. तो किसी भी नेचर का कोई भी कंडीशन वेव ऑफ नहीं हो सकता बेटा, जो सेक्शन 43 में 40 में बोला गया है एज इट इज द कंपनी एंड एप्लीकेंट, तो दोनों के लिए क्या होगा बेटा, एप्लीकेबल होगा। और ऐसा कोई भी कंडीशन आपने रखा तो उसको क्या मान जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, डिफॉल्ट यदि है बेटा देन पेनल्टी विल बी देयर। एंड व्हाट अबाउट द पेनल्टी फॉर कंपनी, you can see not less than 5 lakh which may extend to 50 lakh, officer in default, imprisonment over there, 1 year, or fine, it's a 50,000 minimum which may extend to 3 lakh, or last में both will be there. And a company may pay the commission to any person in connection with the what, subscription to the securities subject to the condition. It's all about the what, under subscription or some other commission can be there. तो कमीशन पे करने के लिए आपको अलाउ किया गया, बट कंडीशन ऑफ रूल 3 विल बी देयर, तो रूल 3 आपको फॉलो 13 फॉलो करना पड़ेगा। सो इट्स नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द पेमेंट ऑफ कमीशन। एंड सिंपल वर्ड में यदि मैं बात करूं बेटा, इट्स ऑल अबाउट द अंडर राइटिंग कमीशन which is allowed, but terms and condition will be there which we have to follow. Now we have a section 41 which we have to take into account, and section number 41 deals with the what, global depository receipts. And I hope आपने नाम सुना होगा ADR और JDR, उसके रिगार्डिंग टर्म है बेटा। तो अपार्ट फ्रॉम शेयर एंड डिवेंचर वी हैव वन स्पेसिफिक टर्म व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। अ कंपनी में इशू ADR और JDR, तो यहां पे JDR की बात कर रहे हैं। बट बिफोर इशू व्हाट वी हैव टू डू, द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बाय पासिंग SR। बट ये JDR कहां पे इशू करना है बेटा, फॉरेन कंट्री, एंड सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ रूल नंबर 4। तो ओवरऑल क्या हो गया, कंपनी को GDR इशू करना है, उससे पहले SR पास करना है। JDR कहां पे इशू किया जाएगा, फॉरेन कंपनी में, बट आपको रूल नंबर 4 फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। बट रूल नंबर 4 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल, आंसर इज नो। कंपनीज प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज नहीं बेटा, वी हैव अ डिफरेंट रूल, इट्स कंपनीज इशू ऑफ JDR रूल 2014। नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटेंडिंग टू इशू द डिपॉजिटरी रिसीट्स पास अ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द कंपनी। तो सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा बेटा, बोर्ड रेजोल्यूशन। नंबर 2, अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बिफोर सच पर्टिकुलर इशू, तो क्या पास करना है, SR। तो कंडीशन नंबर 1 BR, कंडीशन नंबर 2 SR। नेक्स्ट, सो कंप्लायंस ऑफ वेरिएबल 62 पढ़ेंगे आगे जाके, SR पास करने की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी रिसीट्स शैल बी इशूड बाय ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। तो इसका मतलब है ए लिमिटेड कंपनी है बेटा, इस कंपनी को सबसे पहले क्या करना है, एक एग्रीमेंट करना है किसके साथ, ODB के साथ, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। और अब JDR कौन इशू करने वाला है बेटा, ODB किसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे। लेकिन कंपनी को सबसे पहले क्या करना है, इक्विटी शेयर भी इशू करना है, बट वो किसके नेम से रजिस्टर्ड होगा, ODB के नेम से, ये ध्यान रखना। बट इन सभी इक्विटी शेयर की कस्टडी कहां पे, ODB के पास नहीं बेटा, इंडिया में होने वाले। और किसके पास, इसका नाम सिंपल देंगे, इंडियन कस्टोडियन बैंक या फिर डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। तो नंबर 1, एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड ODB फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर इन द नेम ऑफ ODB, एंड देयर आफ्टर ODB इशू द ADR और JDR। तो JDR की बात कर रहे हैं, एंड जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं दैट शुड बी लिस्ट, यू कैन से द वर्ड दैट शुड बी इन द कस्टडी ऑफ होम, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। नेक्स्ट, the company shall ensure all the applicable provisions of the schemes, rules, regulations, guidelines as basically made by the RBI complied over there. So compliance of the rules, regulation, guidelines, etc. made by the RBI. Next, company shall appoint the merchant banker, practicing companies, chartered accountant, practicing cost accountant, practicing company secretary to oversee all the compliances over there, to issue of JDR and compliance report taken from the such merchant banker etc. over there shall be placed before board meeting or the committee of the board as authorized over there in this regard, held immediately after closure of the entire formalities. तो इसका मतलब है कि बाद में एक और बोर्ड मीटिंग करवाना है। तो एक बोर्ड मीटिंग पहले हो गया बेटा इशू करने से पहले, एंड एक पूरा फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद, किस पर्पस के लिए, कंप्लायंस रिपोर्ट एज ऑब्टेन फ्रॉम द मर्चेंट बैंकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ओवर देयर, एंड विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड ओवर देयर। नेक्स्ट, जो कमिटी, यदि कमिटी की बात करेंगे, देन कमिटी में ध्यान रखना देयर शैल बी एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट। तो जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करेंगे तो द कमिटी ऑफ द बोर्ड
एज अबव ओवर देयर शेल कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एंड प्लीज मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके रिगार्डिंग यू कैन सी द फ्लो चार्ट, एंड यहां पे एक स्पेसिफिक सेक्शन की बात कर रहा हूं, एंड अलोंग विद द सेक्शन वी हैव अ रूल नंबर 14। सबसे फर्स्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट किसको बोला जाएगा बेटा? अदर देन पब्लिक इशू, पब्लिक ऑफर। जब कोई भी सिक्योरिटीज आप इशू करने वाले हैं बेटा किसी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को, तो आज से उसको नाम क्या दिया जाएगा? So the term is said to be private placement, and for that purpose we have a compliance of section number 42 read with rule number 14. Private placement shall be made only to selected group of person, but how we can identify? Identified by the whom? By the board. And इसके लिए पूरा रिकॉर्ड लिस्ट बनाया जाता है बेटा। मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेट करने वाले लोग होंगे बेटा? 50। लेकिन 50 अभी फॉर अ टाइमिंग और सच हायर अमाउंट पर्सन एज स्पेसिफाइड, बट फॉर अ टाइमिंग कितने याद रखने? 50 विल बी देयर। नेक्स्ट पार्ट इज 50 में किसको एक्सक्लूड करना है? क्यूआईबीज को और एम्प्लॉयज टू होम सिक्योरिटीज ऑफर्ड अंडर द स्कीम। एंड स्कीम इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी। तो एम्प्लॉय जिसको आपने स्कीम के अंडर आपने क्या किया, सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं, उसको एक्सक्लूड कर देना, और क्यूआईबीज वो भी एक्सक्लूडेड रहेंगे बेटा 50 में, वो कितने भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के अलावा जो भी पर्सन है वो उनकी लिमिट कितनी रखेगी? 50। नेक्स्ट, ये था बेटा जब भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे तब की लिमिट। लेकिन ओवरऑल एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में लिमिट जो रखा गया वो कितना रखा गया? इट्स ऑल अबाउट द 200। तो एन ऑफर और इन्विटेशन shall not be made to the person, again exclusion will be there, you know very well, 200 will be there in one financial। तो वन टाइम इंडिविजुअल लिमिट कितना रखा गया? 50, और एग्रीगेट लिमिट कितना रखा गया? 200 फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। तो यदि हम लोग 50-50 करके एग्जैक्ट चले तो ओवरऑल पूरे साल में कितने हो गए? 4 प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यदि आप उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको 50 जो पार्ट है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल एग्रीगेट आपका कितना होगा? 200, उससे ज्यादा नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट से पहले यू हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शोल्डर बाय पासिंग एसआर। तो अगेन वी नीड टू गेट द अप्रूवल। नेक्स्ट पार्ट, अ प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर ऑफर shall be what? In form PS4 as required to be sent to the home to the person over there within 30 days of recording the name। तो जब भी कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए डिसाइड किया बेटा, तो जैसे ही आपने नेम लिस्ट आपने तैयार किया उसके बाद लिस्ट तैयार करने के 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गिव देम ऑफर। सो ऑफर आपको देने की रिक्वायरमेंट है, एंड ऑफर के लिए पूरा आपको लेटर तैयार करना पड़ेगा। उसका जो फॉर्मेट है वो किसमें बेटा? PAS4 में। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन मनी एज मेंशन इन द प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर ऑफर, देन डेफिनेटली वो आपको कैसे पे करना है? चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, बैंकिंग रूट के थ्रू। कैश में नो इन्वेस्टमेंट विल बी देयर, तो किसी भी मैनर में कैश में आपको अलाउ नहीं किया गया बेटा। सिंपल, नॉट टू बी यूटिलाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट, अनलेस द अलॉटमेंट इज मेड एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल्ड। नेक्स्ट पार्ट, जो भी पैसे यहां पे रिसीव होगा, तो जो आपने प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, जब तक वो रिसीव नहीं होगा बेटा तब तक आप उसमें से 1 रुपए भी आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। और कब आपको यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा? अलॉटमेंट के बाद, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने के बाद। बट बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट और अलॉटमेंट ओवर देयर यू कैन नॉट डू द सेम थिंग। तो इसका मतलब है मनी आपको सिर्फ बैंकिंग रूट से आएगा, एंड यू हैव टू वेट फॉर यूटिलाइजिंग द मनी until the date of allotment and filing of return of allotment with the RC। पहले यहां पे पॉइंट आएगा, वो डिस्कस करेंगे अभी। जब तक एग्जिस्टिंग प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट ना हो जाए, या फिर वो विड्रॉ नहीं हो जाए, या फिर वो अबेंडन ना हो जाए, तब तक आप न्यू प्राइवेट प्लेसमेंट या कोई भी पर्टिकुलर आप ऑफर और इन्विटेशन नहीं दे सकते बेटा। सो रिपीट करना अगेन, until जब तक वो एग्जिस्टिंग प्राइवेट प्लेसमेंट आइदर कंप्लीटेड और विड्रॉन और अबेंडेंड, तब तक आप कोई न्यू ऑफर और इन्विटेशन नहीं दे सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, विच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो आई होप समझ में आ रहा है पॉइंट। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कितने टाइम में करना है बेटा? विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, and shall file with the ROC a return of allotment in PS3 within 15 days from the date of allotment। तो इसका मतलब है कि जिस दिन आपने क्या करना है बेटा, मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, उसके बाद आपको अलॉटमेंट करने के लिए कितना टाइम मिलता है बेटा? 60 डेज। और अलॉटमेंट करने के बाद नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विल बी देयर विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। नेक्स्ट, आपको यदि अलॉटमेंट आप नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ द मिनिमम एप्लीकेशन मनी।
देन द एप्लीकेशन मनी सो रिसीव्ड शैल बी रिफंडेबल विद इन 15 डेज। देखो सिंपल याद रखना, 15 डेज में या तो आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेंगे, या फिर आपको क्या करना है, पैसा आपको वापस करना है। और यदि नेक्स्ट 15 डेज में वापस नहीं किया बेटा, देन 15% पर 12% पर एन आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 60th डे के बाद ही हो जाएगा, मतलब इस 15 डेज के लिए भी आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना है। तो आपको यदि इंटरेस्ट से बचना है बेटा, तो आपको 15 डेज में ही किसी भी हालत में एप्लीकेशन मनी रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज वो 15 डेज के लिए भी आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट विल बी देयर। नेक्स्ट पार्ट, पेनल्टी। If a company fails to file a return of allotment, then the company, promoter, directors liable for a penalty for each default of rupees 1000 per day till continue, but मैक्सिमम 25 लाख। तो ये किसके लिए था बेटा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना था, बट आपने फाइल नहीं किया। नेक्स्ट, इफ ऑफर एक्सेप्टेंस इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 42, अब पूरे सेक्शन 42 के लिए आपने कॉन्ट्रावेंट किया, then the company, promoter and director again liable up to the penalty up to the rupees the money so raised, जितना पैसा आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेज किया वो, और ₹2 crore whichever is lower, and also liable to refund the money over there within 30 days along with the interest। तो कंक्लूजन क्या निकला, अलॉटमेंट कितने दिन में करना है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट हो गया, देन 15 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना है। अलॉटमेंट 60 डेज में नहीं हो पाया, क्यों नहीं, मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हुआ, तो एप्लीकेशन मनी जितना रिसीव हुआ अगले 15 डेज में वापस करना है। 60 आपको 15 डेज में वापस नहीं किया, तो जो 60 डेज के बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12%। अलॉटमेंट ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं हुआ बेटा, तो कंफर्म है पेनल्टी विल बी देयर 1000 रुपीज पर डे, विच इज अप टू द एक्सटेंट ऑफ 25 लाख। एंड पेनल्टी किसके लिए बेटा, प्रमोटर, कंपनी एंड डायरेक्टर हु इज इन डिफॉल्ट। नेक्स्ट, सेक्शन 42 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, then penalty will be there for company, promoter and director, कितने अमाउंट, जितना अमाउंट आपने रेस किया वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, और यू कंसीडर 2 crore whichever is lower, and also liable for refund of the money within 30 days over there, जैसे ही पेनल्टी इंपोज हुआ बेटा along with the interest। सो ये था कहानी किसके रिगार्डिंग बेटा, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा रिवीजन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, एंड प्लीज आपको ध्यान से रिवीजन एलिमेंट देखना है बेटा, सो दैट आपका पूरा कंपनीज एक्ट रिवाइज हो जाए। एंड जब आप ये रिवीजन की मैं बात करूंगा, उस टाइम पे आपको बुक में वो सारे पॉइंट मार्क कर लेना। एंड वन मोर थिंग, जो अमेंडमेंट वाला पार्ट मैंने पढ़ाया था बेटा, वो भी अमेंडमेंट यहाँ पे कवर है, तो ऑल्दो वो सेपरेटली मैंने पढ़ाया, तो फिर उसके बाद यहाँ पे जहां जहां पे अमेंडमेंट हुआ बेटा, वो सब कुछ यहाँ पे करेक्ट करके मैंने रखा है। सो ये था कहानी किसके रिगार्डिंग, फर्स्ट पार्ट ऑफ रिवीजन ऑफ एंटायर कंपनीज एक्ट एंड इट्स प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, एंड विल डिस्कस दी नेक्स्ट पार्ट। और अगले पार्ट में हम लोग फिर से अगेन न्यू टॉपिक की मैं बात करूंगा, एंड यू जस्ट वेट एंड वॉच, एंड प्लीज ध्यान रखना है एक भी लेक्चर आपका मिस ना हो बेटा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब आपको इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, जून वालों को बिल्कुल भी नहीं, एंड ये पूरा रिवीजन जून के लिए भी बेटा, ये दिसंबर के लिए नहीं है। सो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट में आगे मिलते हैं बेटा, एंड आगे हम लोग कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।